बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 मई और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों की तरफ जाने से पहले आपको याद दहानी करवानी है कि आपने अगर अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर कीजिए। इस वक्त तक तकरीबन 97,000 लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं। हम सिर्फ 1 लाख से कोई 2 से 3 हज़ार पीछे हैं। जब आप ज्वाइन करें तो मत भूलिए कि ऊपर राइट साइड पे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा एक दफा, ताकि उस पर जो कांटा लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, वो हट जाए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके इस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो बात हो गई, अब एक और बहुत ही अहम मौजू है जिस पर मैंने आपसे बात करनी है, और वो है अंग्रेजी जुबान में हमारा नैरेटिव। बहुत सारे दोस्त ये मशवरा भी दे रहे थे और ये इस वक्त की ज़रूरत भी है कि अंग्रेजी ज़ुबान में हमारा नैरेटिव जाना चाहिए। आज से कोई 1.5 साल पहले मैंने इसकी कोशिश भी की, कुछ प्रोग्राम्स किए भी। आल्दो कि जो अंग्रेजी ज़ुबान में हम प्रोग्राम करते हैं उनकी व्यूअरशिप ना होने के बराबर होती है। मतलब ये व्लॉग अगर 3 लाख लोग देखते हैं तो वो महज 4 या 5 हज़ार लोग जो हैं उस व्लॉग को या उस प्रोग्राम को सुनते हैं। लेकिन इस वक्त हमें इसकी ज़रूरत बहुत है। मसलन पाकिस्तान के अंदर जो अंग्रेजी ज़ुबान के अखबार हैं, टेलीविज़न तो है कोई नहीं, जो अंग्रेजी ज़ुबान के अखबार हैं डॉन, उसमें भी ज़्यादातर दोस्त ऐसे हैं जिन्हें इमरान खान से अल्लाह वास्ते का वैर है। अखबार की पॉलिसी भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट बन गई है वक्त के साथ साथ। और जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने वहाँ से पल्स लेके वापस अपने 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 मुल्कों में भेजनी है, जिससे उनकी पॉलिसी मेकिंग बननी है या उन्होंने फैसला साजी करनी है, वो भी इन्हीं दोस्त जर्नलिस्ट जो इंग्लिश ज़ुबान में कवर करते हैं उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं के काम को पढ़ते हैं और उन्हीं के काम को सुनते हैं। सुनने का तो खैर कम ही काम है। मैंने आपको बताया कि कोई वीडियो जो चैनल है, टेलीविजन चैनल तो ऐसा है नहीं इंग्लिश जुबान में हमारा, तो इसलिए एक ही तरह का नैरेटिव सामने जाता है। तो इंग्लिश जुबान में नैरेटिव जो है वो है नहीं। लेकिन अब जैसे मैंने पहले भी आपके सामने अर्ज किया कि वक्त की किल्लत, मुझे अपने बिजनेस को भी देखना है, ये व्लॉग्स भी रिकॉर्ड करने हैं, उसके साथ साथ पार्टी के मामला भी कोई ना कोई चलते रहते हैं, उसके साथ कोई ना कोई ट्रैवल भी होता है, तो सब कुछ को इकट्ठे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 1.5 साल पहले जब ये शुरू किया तो फिर हम इसे कंटिन्यू ना रख सके। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें व्यूअरशिप ना होने के बराबर होगी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब हमने एक नई टीम हायर की है, कुछ टेक्नोलॉजी का साथ लिया है और हम अब एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं कि हफ्ते में जो अहम तरीन मौजूआत होंगे, 2-3 मौजूआत जिससे हमारा नैरेटिव जा सके, उनको अंग्रेजी जुबान में कवर करेंगे। वो इस चैनल पर नहीं होंगे। इस चैनल पर अगर करेंगे तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन होगी। हम उसको एक डिफरेंट चैनल पर इशू करेंगे। आज इस सिलसिले में हम पहले मौजू के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले मौजू के तौर पे हमने एक न्यूट्रल सा मौजू लिया है, अपना नैरेटिव नहीं लिया हमने। इस वक्त जो ट्रंप और मोदी का लव अफेयर जो ब्रेक हो रहा है या ब्रेकअप हो रहा है, या लव अफेयर जो डाइंग लव अफेयर है उनका, उसकी वजूहत क्या है, पूरा इंडिया ट्रंप के खिलाफ क्यों हो गया है, उस सारे इशू के ऊपर, और उसमें जाहिर है पाकिस्तान का बयानिया भी दिया है, उस सारे इशू के ऊपर हमने इस सिलसिले में एक पहला, आप उसे व्लॉग कहें, डॉक्यूमेंट्री कम व्लॉग कहें, हमने वो बनाया है। उसका लिंक आपसे इस व्लॉग के आखिर पर शेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में भी कर देंगे, और मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी भेज दूंगा। आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि उसे प्रमोट जरूर कीजिएगा। आप प्रमोट करेंगे भी तो उसकी व्यूअरशिप कम ही रहेगी, मुझे पता है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि यह सिलसिला जारी रहे, ताकि जो बैरूनी दुनिया है जिन तक हमारा नैरेटिव नहीं पहुंचता, उन तक इमरान खान का, पाकिस्तान की आवाम का, ये जो भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, पाकिस्तान के अंदर की पल्स क्या है, ये अंग्रेजी जुबान में उन तक पहुंच सके। और अब चलते हैं पहली खबर की तरफ, और पहली खबर आपके सामने रखते हैं बदीन सिंध से, जहां पर एक और बदनसीब पाकिस्तानी को मुबैना तौर पर इंडिया ने कत्ल करवा दिया है। इस बदनसीब पाकिस्तानी का नाम रजाउल्लाह है और इनको बदीन सिंध के अंदर कत्ल करवाया गया है। जैसे पहले 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया जिनके कत्ल करवाने में इंडिया को कोई ना कोई इंटरेस्ट था, या तो वो कश्मीर में फ्रीडम फाइट में हिस्सा लेते रहे हैं, या वो सरबजीत सिंह के जैसे कत्ल का इल्जाम था आमिर सरफराज के ऊपर, या एक मुफ्ती साहब को कत्ल करवाया जिनके ऊपर इल्जाम यह था कि उन्होंने कलभूषण यादव की गिरफ्तारी में रोल प्ले किया था, और भी बहुत सारे पाकिस्तानी जिनके ऊपर कोई गुस्सा गिला इंडिया को था, या उनके हिसाब से वो उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट थे, उनको उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने रॉ के एजेंट्स के थ्रू कत्ल करवाया। हमने पिछले ही व्लॉग में आपके सामने ये तमाम बात तफसील से रखी थी, और अब उस व्लॉग में अभी चंद घंटे ही हुए होंगे कि हमें आपके सामने ये खबर रखनी पड़ रही है कि इंडिया ने एक और पाकिस्तानी शहरी रजाउल्लाह को अब बदीन सिंध में कत्ल करवा दिया है। अब अगर तो पहले वाले हालात रहते तो हमने मुकम्मल खामोशी रखनी थी। जैसे 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानियों को कत्ल करवाया गया, उसके बाद जाफर एक्सप्रेस के बाद जो दहशतगर्दी हुई, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन ना हमारे डीजी ISPR कभी बोले, ना हमारे आर्मी चीफ बोले, ना हमारा इंटीरियर मिनिस्टर हमारे बोले, ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोले, ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोले, ना हमारा फॉरेन ऑफिस बोला, ना ही हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब बोले, कोई कभी नहीं बोला, खामोशी रखी गई। यहां तक कि जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ हैं, उन्होंने गार्डियन की स्टोरी के बाद ये कहा कि हाँ हमने मारा है, आइंदा भी हम मारेंगे, और वो बाज नहीं आ रहे, वो अपना काम कंटिन्यू रखे हुए हैं। आजकल हम इंडिया पर थोड़ी बहुत बात करते हैं, जो हमने एक लिहाज और शर्म का लबादा उड़ रखा था इंडिया के सिलसिले में, मुझे लगता है वो नवाज शरीफ साहब की डिजायर पर और मरियम नवाज की डिजायर पर ही था, क्योंकि वो तो मोदी का नाम लेते नहीं और इंडिया के लिए वो कुछ कहते नहीं। बरखा दत्त हों या दूसरे वहां से लोग हों, उनके स्पेशल वीजे लगवाते हैं मियां साहब और उनको यहां लाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अहमद मीर साहब ने स्टोरी ब्रेक की है टेलीविजन के ऊपर कि अभी जब पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त स्पेशली बरखा दत्त का वीजा लगवाया गया और वो लाहौर आई, और खुसूसी तौर पर वो आई ही मियां साहब के साथ मिलने को थी, और वहां पर उन्होंने मियां साहब का इंटरव्यू किया और वो अपनी मर्जी का इंटरव्यू करके वापस रवाना हुई। यही नहीं, आप याद कीजिए कि मरियम नवाज के जो दामाद हैं, उन्होंने अपनी शुगर मिल के लिए एक मशीनरी बॉयलर वगैरह वहां से इंपोर्ट करना था, और फिर एक ऑडियो लीक हुई थी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऑफिस से उनकी कन्वर्सेशन लीक हुई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि हाँ वो हमारा दामाद है, ये काम करना भी जरूरी है, ये बॉयलर लाना भी जरूरी है, लेकिन ये पॉलिटिकल मामला भी है तो इसको कोई घुमा फिरा के लाते हैं, कोई दुबई शुबई के रास्ते से। और उससे पहले जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे इंडिया में,
अब्दुल बासित साहब वो टेलीविजन पर बारहा ये बता चुके हैं कि जब वो पाकिस्तानी एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर, तो तब हमजा शहबाज या सुलेमान शहबाज उनको फोन करके अपनी मिल्स के लिए लोगों के वीजे लगवाने के लिए प्रेशराइज करते थे या रिक्वेस्ट करते थे, और लगातार वीजों के लिए रिक्वेस्ट करते थे इंडिया से लोगों को इस तरफ लाने की। तो इस खानदान का ये काम पुराना था। अब जाहिर है उनकी पार्टनरशिप पाकिस्तान के टॉप जनरल्स के साथ इतनी थिक हो गई है कि अब पिछले 2-3 साल से इंडिया को एक आप यही समझेंगे पाकिस्तानियों की शिकारगाह उन्होंने बनाया हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन हम नहीं बोले, ये अब तो जरा मजाइल उधर से भी आ गए, इधर से भी आ गए, तो एक माहौल बन गया, तो अब हम बड़े तत्ते बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारा माजी देखें पिछले 2-3 सालों का, तो हमने बिल्कुल खामोशी रखी है। उम्मीद करता हूं कि रजाउल्लाह का खून जो है शहीद का, वो रंग लाएगा और इसके ऊपर कोई ना कोई बातचीत अब पाकिस्तान करेगा, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको कहा है, खामोशी इख्तियार किए हुए है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब इसहाक डार साहब ने यह कह दिया है कि जयशंकर जो हैं, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके बारे में इसहाक डार साहब ने कह दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जयशंकर साहब ने, याद कीजिए, अब से 2 दिन पहले ये कहा था कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को एतमाद में लिया था, पाकिस्तान को बताया था कि हम हमला कर रहे हैं, लेकिन हम फौज पर हमला नहीं करेंगे और इसलिए फौज को दरमियान में नहीं आना चाहिए, हम बाकी जगहों पर हमला करेंगे, फौज पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए फौज रिस्पॉन्ड ना करे। इसी वजह से जयशंकर भी और मोदी भी परेशान भी थे, हैरान भी थे कि हमने तो उन्हें बता रखा था, उसके बावजूद उन्होंने वापस हम पर हमला कर दिया। वो कहानी मैं कई दफा बता चुका हूं कि वो हमला कैसे हुआ, वरना वो भी नहीं होना था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसहाक डार साहब ने अब ये कहा है कि जयशंकर जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने हमें नहीं बताया। अब जब वो हमें की बात कर रहे हैं, तो वो जाहिर है कि डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर की, और वो बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो इसहाक डार साहब, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कि उन्होंने किसको बताया था। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को बताया था कि हमने ये हमला करना है। ये वैसे भी प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जब 2 न्यूक्लियर मुल्क एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं तो वो ऐसे नहीं कर सकते। अगर कोई हमला, इवन जब वो अपना कोई मिसाइल टेस्ट भी करते हैं, तो तब भी उन्होंने एक दूसरे को बताना होता है। तो जरूर इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बगैर नहीं हो सकती। वरना जिस तरह के मिसाइल उन्होंने छोड़े, उन्हीं मिसाइल्स के ऊपर, मीन वो सादा मिसाइल थे, सादा मैं उनको किसी सूरत भी डाउनग्रेड नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब है कि वो न्यूक्लियर नहीं थे या उनके अंदर न्यूक्लियर नहीं रखा हुआ था उर्फे आम में। अब हमें क्या पता जब वहां से मिसाइल चला कि उसके अंदर न्यूक्लियर है या नहीं है। ऐसे ही अगर हम चलाएं तो उनको क्या पता। तो जब न्यूक्लियर पार्स एक दूसरे के साथ ऐसी शरारत करती हैं, तो एक दूसरे को पहले बताती जरूर है कि भाई साहब ये सादा मिसाइल है, न्यूक्लियर वाला नहीं है, इसलिए आप वापसी में कहीं न्यूक्लियर ना चला दीजिएगा। इसलिए हजूर, आप बीच में आप पकौड़ों वगैरह के रेट बताया करें, जैसे आपके, अब आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन माजी में जब गार्डियन ने स्टोरी की थी कि अभी तक 20 पाकिस्तानियों को इंडिया पाकिस्तान के अंदर मार चुका है, कत्ल कर चुका है, तो उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया था। ये इस रमजान से पिछले रमजान की बात है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे पाकिस्तानी जो है वो इतने करोड़ के रोजाना तेल खा जाते हैं जिनके अंदर पकौड़े निकलते हैं। तो उन्होंने पूरी एक रेसिपी दी थी, उसकी पूरी कैलकुलेशन दी थी, एंड उस दिन उन्होंने पकौड़े निकालने और उसके खर्चे के ऊपर एक मुफस्सल ट्वीट किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। बहरहाल, अब इसहाक डार साहब का ये कहना कि जयशंकर गलत बयानी कर रहे हैं, तो इसहाक डार साहब टेक्निकली उनको जो है वो निगेट कर रहे हैं। इसलिए हम रिकॉर्ड पर रख रहे हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है अंदर की, वो ये है कि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को बताया था। अब जरा अगर इसहाक डार साहब इसको निगेट कर दें तो आसानी होगी, फिर कम से कम इंडिया से पूछा जा सकता है कि भाई आप ये दावा क्यों कर रहे हैं अगर आपने नहीं बताया था। तो हमारे पास जो अंदर की तला है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो उस चैनल से कम्युनिकेट हुई थी। अब इससे पहले जो इसहाक डार है वो एक टेलीविजन में इंटरव्यू देते हुए कह चुके हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं पाकिस्तान के, जो इस वक्त के डीजी आईएसआई भी हैं, वही डीजी आईएसआई हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक डीजी आईएसआई भी हैं और साथ साथ वो एनएसए भी हैं। तो इसहाक डार साहब ने कहा था कि हमारे एनएसए और जो इंडियन एनएसए हैं वो दोनों आपस में राब्ते में हैं, और उन्होंने कहा था कि उनका राब्ता हुआ है और वो राब्ते में है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। लेकिन जब यही सवाल डीजी आईएसपीआर से पूछा गया, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि जो हमारे एनएसए हैं वो जाहिर है इस वक्त डीजी आईएसआई भी हैं और वो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं, फौज से रिलेटेड हैं, तो इसलिए उनसे सवाल पूछा गया कि क्या एनएसए का उनके एनएसए के साथ अजीत डोवल के साथ कोई राब्ता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कैटेगोरिकली ये डिनाई कर रहा हूं कि हमारे एनएसए, मतलब हमारे डीजी आईएसआई का उनके एनएसए के साथ कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है। तो वो इसहाक डार साहब को पहले ही हमारे अपने डीजी आईएसपीआर जो है वो झूठा करार दे चुके हैं या उनकी बात को गलत करार दे चुके हैं, रद्द कर चुके हैं। तो ये बात भी आपके सामने रखते हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। अब आगे चलते हैं। अब उधर से सदर ट्रंप ने भी एक बयान दिया है, अगली खबर वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग बंद करवाई है, ये न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी और आइंदा भी मैंने इन दोनों के मामलात को खत्म करवाना है। अब उन्होंने एक लफ्ज कहा है कि वो नाइसली हो जाए या वो वायलेंस के साथ हो, वो मेरा ख्याल उन्होंने ईरान के मामले पे कहा है। वो दोनों को एक्सप्लेन कर रहे थे एक ही जुमले में, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो इंडिया पाकिस्तान के बारे में कहा है। मेरा नहीं ख्याल, जब आप उनके उस पूरे जुमले को देखते हैं और उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, तो वो क्योंकि ईरान की बात भी उसी जुमले के अंदर कर रहे थे और उसी जुमले के अंदर वो नेतन्याहू की बात कर रहे थे, ईरान की बात कर रहे थे, फिर वो पाकिस्तान और इंडिया की बात पर आ गए और फिर ईरान के साथ डील पर आ गए, फिर पाकिस्तान और इंडिया की सुलह पर आ गए। तो बैक एंड फोर्थ जा रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि दोनों सुलह कर लें तो बेहतर है। और फिर मेरा ख्याल उन्होंने उनके बारे में कहा, दूसरी पार्टी के बारे में, कि वो नाइसली कर लेगा ईरान तो ठीक है, वरना मैं वायलेंस भी यूज करना पड़ा, वायलेंटली भी करना पड़ा, मीन शिद्दत के साथ, ताकत के इस्तेमाल के साथ भी करना पड़ा तो करेंगे। लेकिन बहरहाल वो भी दूसरी तरफ से ये बयान दे रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम इतने खुशकिस्मत कैसे हो गए कि एकदम से हमारी अहमियत इतनी ज्यादा बन गई कि अमेरिका का सदर जो है वो बार बार हमारा जिक्र कर रहा है, हमारी जंग बंद करवाने की बात कर रहा है और आइंदा भी बात कर रहा है बार बार कि मैं जंग बंद करवाऊंगा। तो आप सोच में तो पड़े होंगे कि कहां इंडिया का मतलब उसका साइज, उसका जो ट्रेड का साइज है, उसकी जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जो अमेरिका के साथ है, क्योंकि चाइना के खिलाफ अमेरिका इंडिया को
को खड़ा कर रहा है, तो फिर हमें और इंडिया को किस तरीके से सदर ट्रंप जो है वो तकरीबन तकरीबन बराबर खिला रहे हैं, या हमें भी वो बेहतर रोल दे रहे हैं और हमें बराबर पर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा माजरा क्या है? तो ये बड़ा गंभीर टॉपिक, किसी वक्त इसके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए, लेकिन चंद चीजें आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे कि ये सब मामला जो है वो है कैसे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब ये सारी जंग शुरू हुई तो ईरान को बड़ा वक्त पड़ा। आपने देखा कि ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो पहले पाकिस्तान आए, यहां पर बातचीत की, फिर यहां से वो इंडिया गए। हालांकि उनके ताल्लुकात हमसे ज्यादा इंडिया के साथ हैं, लेकिन वो पहले यहां आए फिर हिंदुस्तान गए। उनकी भरपूर कोशिश थी कि वो फौरी तौर पर इस जंग को रुकवा दें। अब जाहिर है नेबर है, जंग को रुकवाना चाहेंगे। जब खित्ते में जंग होती है तो सभी लोगों पर उसका इंपैक्ट होता है, स्पेशली दो न्यूक्लियर पावर के अंदर जंग होगी तो न्यूक्लियर का उनको भी खतरा होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा उनको खतरा यह है कि अगर इस खित्ते के अंदर जंग लग गई तो जाहिर है फिर जंग की लपेट में वो भी आ सकते हैं और अमेरिका बहादुर को चांस मिल सकता है और वो काम शुरू कर सकते हैं। और भी उनके बहुत सारी रिजर्वेशन होंगी, लेकिन उन्होंने इस जंग को हत्तल वसा बंद करवाने की कोशिश की। अब दूसरी तरफ से सदर ट्रंप को देखें तो वो भी ईरान को कह रहे हैं कि फटाफट डील कर लें वरना मैं आप पर हमलावर हो जाऊंगा। अगर वो हमलावर हुए तो एक साइड पर अफगानिस्तान है तो दूसरी साइड पर सदर ट्रंप को पाकिस्तान भी तो चाहिए होगा। पाकिस्तान किसी ना किसी किस्म की, वो बेशक टैसिट किस्म की अप्रूवल दे, बेशक अंदरूनी खाना कोई मदद करे या बहुत ही एक्सप्लिसिट करे, उन्हें कोई ना कोई मदद पाकिस्तान से दरकार होगी। इसलिए वो अभी पाकिस्तान को अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और पाकिस्तान से मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इसकी शायद मामला जो है वो और तरह से पाकिस्तान के साथ किए जाएंगे या पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सारी जो पाकिस्तान को इस वक्त डील मिल रही है या डीलिंग मिल रही है, इसके साथ साथ ट्रेड टैरिफ और वो सारी जो जंग चल रही है चाइना के साथ, जो कुछ सदर ट्रंप ने कर लिया है, उसके बाद सदर ट्रंप जो है वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत सारी वो चाइना से इंडिया लेके जा रहे हैं। इंडिया जो है, सदर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि इंडिया पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट टैरिफ जो है वो अमेरिका से वसूल करता है। तो वो उस सिलसिले में भी इंडिया को थोड़ा सा कट इनटू साइज करना चाहते हैं, थोड़ा प्रेशर डालना चाहते हैं। अब या तो चाइना तो अमेरिका के कहने पर उधर को जंग नहीं छेड़ देगा, पाकिस्तान के मामले में कम से कम अमेरिका के पास ये ऑप्शन है, रिमोट कंट्रोल के ऊपर बटन जो है वो रहे, कभी भी दबाया जा सकता है। तो आप ये देखिए कि ये जंग शंग के मामले के अंदर जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इंडिया ने कहा है कि अमेरिका के साथ हम जीरो टैरिफ के ऊपर कोई टैरिफ हम वसूल नहीं करेंगे अमेरिका से, और अमेरिका के साथ इंडिया ने कहा है कि हम जीरो टैरिफ के ऊपर काम करने को तैयार है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है जिसके अंदर एक तरफ ईरान भी है, कहीं ना कहीं पर चाइना भी है, और चाइना का टैरिफ की जो वॉर है अमेरिका के साथ वो भी है, जो अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ट्रंप की जो इंडिया के साथ टैरिफ की इस वक्त सेटलमेंट हो रही है वो भी है। इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान का आने वाले दिनों में रोल, अगर ईरान के साथ जंग लगती है या उसको कॉर्नर किया जाता है तो उसमें भी, तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। ये सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि देयर इज नो फ्री लंच। तो इस सिलसिले में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें इसमें क्या कीमत देनी पड़ सकती है। इसलिए ये तमाम जो सीक्वेंस है, सब कुछ जो कुछ हमारे साथ ट्रंप कर रहे हैं और वो जिस अंदाज के साथ सदर ट्रंप जो है वो लेकर चलते हैं पाकिस्तान को, और बल्कि अपने हालिया उन्होंने फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में पहले इंडिया का जिक्र किया, भूल गए पाकिस्तान के बारे में, बात खत्म हो गई, बात कोई और हो रही थी, उन्होंने स्पेशली रुक के कहा कि मैं पाकिस्तान को भूल गया, मैं उनकी भी बात करना चाहता हूं। तो ये जो खास किस्म का फोकस है पाकिस्तान के ऊपर, ये इसके पीछे बहुत कोई गहरी वजह है, इसके पीछे अमूमी वजह नहीं है। अमेरिका का कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का इंटरेस्ट इसके पीछे है जो अमेरिका को नजर आ रहा है खित्ते के अंदर कि वो पाकिस्तान से लेना है। इसलिए इन तमाम चीजों को आपको मिला के देखना पड़ेगा और समझदारी से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो J-10C आलमी बरादरी, अब जो आलमी बरामदी मंडी है उसमें J-10C को F-16 के हमपल्ला तैयारा कहा जा रहा है और पूरी दुनिया में अब इसकी मार्केट भी है, इसकी डिमांड भी है, खपत भी है और लोग बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और जाहिर है इसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को जाता है कि उन्होंने इनकी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ा दी है। हालिया जंग के अंदर जो इंटरेक्शन हुआ है उसके बाद J-10C जो है उसकी परफॉर्मेंस कह लें या दूसरी चीजें कह लें, उसके बाद उनकी डिमांड जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साबिक चेयरमैन PIA अरशद मलिक, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, जाहिर है उन्होंने PIA को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाया था, उसकी पहली दफ़ा बहुत ही दहाइयों के बाद उसे प्रॉफिट में लेके गए थे। ये अलग बात है कि अभी 1-2 महीने पहले इन्होंने झूठे तरीके से PIA की लाइबिलिटीज़ के अंदर चीटिंग करते हुए उसको एक मुनाफा बख्श एयरलाइन पहली दफ़ा क्लेम किया था कि बनाया, हालांकि असल में पहली दफ़ा अरशद मलिक साहब ने उसको उसकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था उसका, वो उसके कंपैरिजन में जो उसका प्रॉफिट था वो ज़्यादा कर लिया था। तो अरशद मलिक साहब जो है वो अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान और उनके अंडर जो सियासी क़यादत थी, मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मेरे काम में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं की, मेरे काम में कोई रुकावट नहीं डाली। हमने ऐसे पायलट्स को भी निकाला जिनके पास जाली डिग्री थी या लाइसेंस ठीक नहीं थे। जाहिर है बहुत प्रेशर था इमरान खान की गवर्नमेंट पर सियासी तौर पर, लेकिन इमरान खान ने यह कहा था कि सियासी प्रेशर नहीं लेना, PIA को एक बेहतर एयरलाइन के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। अच्छा, अगली खबर आपके सामने रखेंगे जो नजम सेठी साहब ने खबर दी थी कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ब्रीफिंग दी गई और शायद मामला चल पड़े और उनकी जल्द रिहाई हो जाएगी। अब हमने तो आपको पहले कह दिया था कि मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तमाम उनकी खुशफहमी कह ले, मैं ये तो नहीं कहूंगा उन्होंने झूठी खबर दी है, हमसे बड़े हैं उम्र में, तो यही कहेंगे कि उनकी खुशफहमी है। लेकिन अब इसी सिलसिले में 2-3 बहुत ही जय्यद सहाफ़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। इसमें एक तो इरशाद भट्टी साहब ने भी यही कहा है कि उन्होंने अपने ज़राए से पता किया है और ये खबर दुरुस्त नहीं लगती। हबीब अकरम साहब ने भी यही कहा है कि उन्होंने अपने ज़राए से पता किया है और ये खबर दुरुस्त नहीं लगती। और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये खबर किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं लगती, क्योंकि जो
ओवरऑल इन्वायरमेंट है। मेरी भी बहुत सारे जर्नलिस्टों से बात हुई, बहुत ही जो जयद जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, जो मामला को देखते हैं, कराची के अंदर मामला को समझते हैं, बहुत क्लोजली लिंक भी हैं कई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कई बहुत दरमियान में रहते हैं। उन तमाम सहाफ़ियों से जिनसे मेरी बात हुई, उन सबका ख्याल है कि नहीं, ये सिर्फ ये जो जंग का माहौल है, इस माहौल को और ये जो फिजा बनी है कौमी यकजहती की, इसको जनरल साहबान लंबा करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। और यही बातचीत उन्होंने अभी जो इन्होंने जश्न मनाया था गालिबन 16 तारीख को गालिबन जो जश्न मनाया था इन्होंने शक्करपड़िया के करीब वो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे, वहां पर भी जो जनरल साहबान थे उन्होंने सहाफियों को यही कहा कि आप किसी तरह से भी कोशिश करके ये जो यकजहती का माहौल है इसे प्रलॉन्ग करें। तो जनरल साहबान का दिल ये है कि अगर इमरान खान के बारे में हम ये कहेंगे कि डील हो रही है, बातचीत हो रही है, बाहर आ रहे, तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी, लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, लोगों के अंदर तशनीगी कम होगी। जब तशनीगी कम होगी तो लोग एडवर्स किस्म के कमेंट्स नहीं करेंगे, तनकीद नहीं करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। तो कौमी यकजहती और साथ साथ हम नगमे जारी करेंगे राहत फतेह अली खान के और दूसरी चीजें, और ये काम चलता रहेगा। और इन्हीं कामों में हमने छोटे बच्चों के सामने तो अपेयरेंस दे ली है DGISPR ने। अगले 2-4 दिन में आप देखेंगे वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बहुत कंट्रोल्ड किस्म के एनवायरमेंट के अंदर वहां भी अपेयरेंस देंगे। फिर आर्मी चीफ को वो क्रिकेट स्टेडियम ले गए, आप देखेंगे और जगहों पर भी लेके जाएंगे। और उसकी वजह अगली खबर में मैं आपको दूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। उसकी वजह जो अगली खबर है वो खबर है जो हमारे बहुत ही एक जय्यद किस्म के कालम नवीस है, और वो ये कह रहे हैं, मैं जनाब सुहेल बड़ाइच साहब की बात कर रहा हूँ। वो वैसे तो अपने आप को हमेशा जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, हमारे बड़े हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं उनका, गुस्सा ना कर जाएं कहीं, वो कई दफ़ा कर जाते हैं। हम सिर्फ तजिया ही करेंगे आपके काम के ऊपर, और तो हमें ज़ाती आपसे अनाज तो कोई नहीं है। तो सुहेल बड़ाइच साहब वैसे तो वो अपना तारफ एक लेफ्टिस्ट के तौर पर करवाना चाहते हैं हमेशा। वो चाहते हैं कि वो जमहूरियत पसंद, वो आमरीत के खिलाफ, वो पाकिस्तान के अंदर ये भी एक अदा है, पाकिस्तान के अंदर ये भी एक स्टाइल है, हम काम जो मर्जी करें, हम तारफ अपनी मर्जी का करवाना चाहते हैं। तो वो अपना तारफ करवाना चाहते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ अलाइनमेंट पोलिटिकल एज ए जर्नलिस्ट रहते हुए, लेकिन आइडियोलॉजी के साथ वहां पर वो अपना तारफ रखवाना चाहते हैं। वो माइनॉरिटीज़ के हक में हैं, वो आमरीत के खिलाफ हैं, वो जमहूरियत के हक में हैं। लेकिन उनके तमाम दोस्त जो हैं, जितने भी उनके करीबी दोस्त हैं, वो अगर आप गौर से देखें, या उनके तमाम जो उनकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ हिज आइडियाज़ हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो आमरीत को सपोर्ट करने के। वो हमेशा डिक्टेटरशिप भले पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हो या भले वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, उसी को वो जला बख्शते हैं अपने तज्जियात के साथ। इलेक्शन से पहले याद कीजिए, कहते थे कि PTI तो खत्म हो गई, नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी से आएगा, वज़ीर आज़म बन रहा है, सारे इन्होंने आइडियाज़ दे दिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पहले भी मार पड़ गई और भी पड़ जाएगी, वोटर सहम गया, वोटर वोट डालने नहीं निकलेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल वेपोरेटेड होगी, खुला मैदान मिलेगा नून लीग को। इस तरह के इनके तज्जियात थे। जब इनके तज्जियात फेल हो गए, अभी तक पिछले 2 सालों में अगर हम काउंट करें तो कम अज कम भी, वो हमने एक मिसाल सुनी थी, इनको नहीं कहते हम, लेकिन जस्ट एक मिसाल के तौर पर, कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज हो गई। तो इनके भी अगर हम तज्जियात सुने जो फेल हुए, वो तो 900 हो चुके हैं। तो अब ये 901 901 ये तजिया अगला इन्होंने दिया है। जो तजिया दिया आपके सामने रखूंगा, आपका हासा भी निकल जाएगा, लेकिन तजिया है। आप जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सियासी तौर पर बहुत मकबूल हो चुके हैं। पाक भारत जंग ने जनरल आसिम मुनीर का ग्राफ बुलंद कर दिया है। अजब नहीं कि सियासी इज्तिमात में जनरल आसिम मुनीर के नारे सबसे ज्यादा मकबूल हो जाएं, अजब नहीं, ठीक है जी। पाक भारत जंग ने जनरल आसिम मुनीर और मुक्तदरा का ग्राफ बुलंद कर दिया है और तहरीक इंसाफ के विजन पर सवालात पैदा कर दिए। यही नहीं रुके, अब आप गौर कीजिएगा कि यहां तक तो ये पॉलिश मार रहे हैं या ये यहां पर खुशामद कर रहे हैं, हमसे बड़े हैं, मैं एहतराम करता हूं, लेकिन अब आप जो कर रहे हैं मुझे वही बताना पड़ना है बड़ाइच साहब, और मैं इसको कितने अच्छे अल्फाज में कैसे बताऊं। तो अब आमरीत को सपोर्ट कर रहे हैं, एक मिलिट्री डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हैं ये जमहूरियत के चैंपियन। ये अभी भी, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, अभी भी, और जब ये इस दुनिया से जाएंगे उसके बाद भी ये चाहेंगे यही कि इनकी तस्वीर जमहूरियत के चैंपियंस में लगे। लेकिन काम नहीं कोई भी करना ऐसा कि जिसमें जमहूरियत वाली बात हो। तो अभी आप देखिए कि डिक्टेटर को जला बख्श रहे हैं हर तरह से, उनको बल्कि बढ़ा चढ़ा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप तो इतने पॉपुलर हो गए, आप तो बस तुन के रखते हैं हर चीज। ये उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस फराम कर रहे हैं। आगे चलिए, यही नहीं रुके, अब इमरान खान के ऊपर जाती हमले भी कर रहे हैं। सहाफत का लेवल देखिए कि वो इमरान खान जो जेल में है, जिसकी पार्टी के ऊपर इतना जुल्म हो गया पिछले 2-3 साल में कि शायद उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, उसी इमरान खान के ऊपर हमलेबाजी भी कर रहे हैं। हमारे ये बहुत ही मोहतरम दोस्त क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे में इमरान खान की तरफ से मायूस कुन इकदाम के तौर पर लंदन में अशराफिया के परवरदा अपने साहबजादों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इमरान खान के ऊपर एक डायरेक्ट जाती हमला कि उन्होंने अपने बेटों से, ये मायूस कुन काम किया उन्होंने कि अपने बेटों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और आगे बढ़ के एक कदम उनके बेटों के ऊपर अशराफिया के परवरदा का जो है वो इल्जाम भी लगा दिया। दरअसल जमाइमा के साहबजादे बरतानिया की अशराफिया के नुमाइंदे हैं, और बरतानिया की अशराफिया इन्हीं की वजह से इमरान खान की हामी है। इमरान खान पर हमला, उनके बेटों पर हमला, उनकी एक्स वाइफ पर भी हमला, लेकिन उसके बावजूद करने हमने सारे गंदे काम है। हमने रहना है हमेशा, जब भी हम बड़ाइच साहब से मिलेंगे, बात करेंगे, हमारे भाई हैं, दोस्त है, मैंने आपको कहा, तो वो यही कहेंगे कि मैं तो बहुत रख रखाव वाला बात हूं, मैं तो दरमियानी बात करता हूं, मैं तो देखें बहुत ही नपी तुली बात करता हूं, मैं तो सुलह सफाई की बात करता हूं, मैं तो धीमी बात करता हूं, मैं तो एग्रेशन की बात नहीं करता, मैं लड़ाई की बात नहीं करता। लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि आसिम मुनीर साहब को मुकम्मल जो है वो जनाब उठा रहे हैं, आमिर को उठा रहे हैं, और जो इस वक्त पिसे हुए हैं उनके ना सिर्फ उन पर हमला कर रहे हैं, उनके ऐसे बच्चे जो सियासत में नहीं, सिर्फ अपने वालिद के लिए जिन्होंने इंटरव्यू दिया उन पर हमला कर रहे हैं, उनकी एक्स वाइफ पर, ना औरतों को छोड़ रहे हैं ना बच्चों, कोई असूल नहीं है, कोई इखलाकियात नहीं है, जमहूरियत पसंदी को छोड़ दे, कुछ भी नहीं है। जो हमारे बेसिक राव रस्म है ना हमारी सोसाइटी के, वो भी हमारे ये दोस्त, हमारे ये भाई, बहुत ही मादरत आपसे बड़ाइच साहब, फिर आपने गिला करना है, लेकिन आप कोई कसर छोड़ते नहीं कि आपके ऊपर यह तजिया ना किया जाए। फिर आगे कहते हैं, इसलिए बरतानवी अशराफिया पाकिस्तान से इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबात कर रही है, मगर पाकिस्तानी मुक्तदरा ने इनके मुतालबात को हमेशा रद्द किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलें, आप कम अज कम और कोई ये माने ना माने, हम मान गए आपको
कि जनाब आपसे बेहतर जो ब्रांडिंग है वो बिल्कुल कोई नहीं करता। वो आप काम वही डालते हैं जो ज़ियाउल हक साहब के सारे साथी डालते थे, लेकिन आप यही समझ लें कि आप भुट्टो के गले में फांसी का फंदा डालने वाले भी आप होंगे। आप उस टाइम नहीं होंगे, जाहिर है उस टाइम तो आपका ये इतनी सीनियरिटी में आप नहीं होंगे, लेकिन अगर आप होते तो आप गले में फंदा भी आप ही डालते और फिर जनाजा भी आप ही करवाते और उस पर रोते भी। मीन आप दोनों तरफ इतनी अच्छे तरीके से खेलते हैं कि मैं जनाब का मोतकद हो गया हूं, इसके ऊपर मैं जनाब की सताइश ही कर सकता हूं और क्या करूं। अच्छा जी, मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।